ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है ध्वनि कार्यक्रम बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों की सामाजिक स्थिति। इस विषय पर व्याख्यान देंगी डॉक्टर मेहरुन्निसा परवेज। आप हिंदी की प्रख्यात साहित्यकार हैं। आपकी अधिकांश रचनाएं आदिवासियों के जीवन संघर्ष और संस्कृति को प्रतिबिंबित करती हैं। तो आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों की सामाजिक स्थिति। कार्यक्रम का संपादन और निर्देशन किया है अमर बहादुर यादव ने। मित्रों, आपने कभी सड़क पे चलते हुए देखा होगा किसी आदिवासी महिला या पुरुष को जो सड़क के ऊपर पत्थर के चूल्हे पे रोटी पका रहा हो। औरत हाथ से रोटी थापती है और पुरुष उसको सेकता है और बच्चे बड़ी आतुरता से उसे निहारते हैं, उस रोटी को निहारते हैं। कभी कभी जब मैं गुज़रती हूँ और जब मुझे ये दृश्य दिखाई देता है तो मैं सोचती हूँ कि क्या आदम और हव्वा यही हैं? दुनिया की शुरुआत यहीं से हुई थी। यही लोग हैं जिन्होंने दुनिया की शुरुआत की थी। और आप ये देखें कि आधा आधा हिस्सा वो अपनी ज़िंदगी में निभाते हैं। लेकिन जब हम उनके ऊपर बात करते हैं या उनकी बात सोचते हैं, ये दृश्य हमें रोज़ दिखता है, सड़क के आसपास दिखता है। ये नहीं कि आप आदिवासी इलाके में ही जाइए तो ये दृश्य आपको दिखेगा। ये आप दिल्ली के भी किन्हीं भी सड़कों पे देख सकते हैं। लेकिन जब हम आदिवासियों की बात करते हैं और जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो हम समझते हैं, पाते हैं कि हम कितने आगे बढ़ गए और ये कितने पीछे छूट गए। क्यों हुआ ऐसा? ये दो तरफ की दुनिया क्यों हुई? एक बहुत पुरानी कथा है। किसी राजा ने 2 संतरी नियुक्त किए थे। एक सूचना देता था सूरज के उगने का और दूसरा सूचना देता था सूरज के डूबने का। दोनों की ड्यूटी इसी तरीके से निर्धारित थी और रोज कब सूरज निकला इसकी सूचना राजा को देता था और दूसरा कब सूरज डूबा इसकी सूचना राजा को देता था। और जब वो दोनों रिटायर किए गए, जब रिटायर हो गए अपने ड्यूटी से और जब मिले और जब आपस में बात किया तो उन्हें ये हैरानी हुई कि सूरज भी डूबता है। दूसरे ने कहा कि सूरज भी उगता है। ऐसे ही है, सूरज वाकई उगता है और सूरज वास्तव में डूबता भी है। लेकिन इतनी दूरियां हैं, हम सिर्फ देखते हैं कि उनको उगते हुए या हम देखते हैं उनको डूबते हुए। आज मैं बस्तर को लेके कुछ अपनी बात कहूँगी। बस्तर में मैं बहुत लंबे समय तक रही हूँ, 20-25 वर्ष से भी ज़्यादा समय रहा। मेरा पूरा साहित्य बस्तर के ऊपर ही निर्धारित है। आज करोड़ों की संख्या में आज आदिवासी हैं और सबसे ज़्यादा आदिवासी तो हमारे मध्य प्रदेश में हैं। और इत्तेफाक से अब ये हुआ है कि वो छत्तीसगढ़ में वो इलाका चला गया है, लेकिन वो कभी हमारा बहुत अभिन्न अंग था। हमारी धड़कन वहाँ धड़कती थी और हम उनके बीच जीते थे। आप ये देखें कि अगर हम उनकी बात करते हैं तो हमें ये लगता है कि ये आज भी लंगोटी पहने हुए यह इंसान कौन है? वो आदिवासी व्यक्ति जिसको बहुत कुछ उसका हिस्सा मिलना था, उसका योगदान था, लेकिन क्यों नहीं मिला? इसके ऊपर अगर हम सवाल उठाएं तो ये है कि उसने पूरे जंगल को अपना समझा, पूरी ज़मीन को अपना समझा और उसने एक कबीले के रूप में अपनी संख्या को निर्धारित किया। जैसे हम लोग भी वहाँ काम करते थे और जब
हम उनको स्कूल में या कहीं ले जाने की बात करते थे, और जब उनको पता चलता था कि मैडम लोग आने वाली हैं, और दूसरे दिन हम लोग जब जाते थे तो पता चलता था कि पूरा का पूरा गांव पलायन कर गया। वो इकट्ठे चलते हैं, इकट्ठे रहते हैं, एक कबीले के रूप में रहते हैं, और पलायन भी करते हैं तो एक साथ ही पलायन करते हैं, और आपके सभ्य समाज से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और हम जो अपने को सभ्य समझते हैं, मुझे जब लगता है कि अगर इनके साथ हम अपने सभ्य समाज की स्टडी करें तो हम पाते हैं कि वो पिछड़े नहीं हैं, हम ही पिछड़े हैं। आप देखें, हमारे यहाँ लड़की का जन्म बहुत बुरा माना जाता है। लड़की अगर होती है तो माता पिता को बहुत दुख होता है, लेकिन आदिवासियों में ऐसा नहीं है। आदिवासी के यहाँ अगर लड़की का जन्म हुआ तो उसे वो बहुत अच्छा मानते हैं। जैसे वहाँ एक कहावत भी कही जाती है कि जिसके घर में बेटी होती है और जिसके घर में सल्फी का एक पेड़ हो, वो बहुत धनी माना जाता है। इसलिए कि लड़की दहेज में ले जाती नहीं है, बल्कि लेके आती है। ये मान्यताएं उनके अंदर हैं। हमने अपने सभ्य समाज में बहुत सारी मान्यताएं थोपी हैं। जैसे हमारे यहाँ वंशवाद, हम अपने वंशवाद में लड़के को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। लड़का होगा तो हमें लगता है कि वंश हमारा बढ़ेगा, लड़का ही हमारा सब कुछ करेगा, हमारे मृत्यु के समय वो अग्नि देगा और हमारा अंतिम क्रिया भी वो सारा कुछ वही करेगा। लेकिन इनके समाज में ऐसा नहीं है। वहाँ लड़की को बहुत महत्व दिया गया है और लड़की की मान्यता है। हमारे यहाँ तो यहाँ तक है कि पति के साथ पत्नी को चिता पे सती भी कर दिया जाता है। यानी स्त्री का इतना अपमान है हमारे यहाँ। हम सभ्य समाज के लोग कहलाते हैं और ये स्थितियाँ आज भी चल रही हैं। और उनके यहाँ लेकिन ऐसा नहीं है, और वो कोई भी चीज़ कल के लिए जोड़ के नहीं रखते। चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो अपनत्व हो, चाहे प्रेम हो, चाहे विश्वास हो, चाहे आस्था हो, कोई भी चीज़ के प्रति उनको हम कल के लिए फिक्स करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं। चाहे वो धन है, चाहे संपत्ति हो, चाहे हमारे रिलेशनशिप हो, कुछ भी चीज़ हो, हम कल के लिए ज़रूर जोड़ते हैं और वो कल पे विश्वास नहीं करते। शायद उनके इसी नज़रिए का हमने मिसयूज़ किया है। हमने उनको इसीलिए शायद पीछे छोड़ दिया और वो हमसे सभ्यता में बहुत पीछे चले गए। पटवारी के बही खाते में उनके नाम दर्ज नहीं है और हम उनकी संपत्ति को हड़पने में बहुत माहिर हैं। एक अगर बनिया, एक अगर ब्राह्मण, एक अगर कोई भी वर्ग का बाहर का व्यक्ति उनके बीच चला जाता है तो आप देखें साल भर के अंदर वो वहाँ कितनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लेता है। वो वहाँ का सबसे धनाढ्य व्यक्ति बन जाता है। लेकिन वो जंगल के मालिक, वो जंगल में रहने वाले लोग जो जंगल को अपना पुरखा मानते हैं, वो लोगों के पास 1 इंच भी जगह नहीं है। क्यों नहीं है? इसके ऊपर हम लोग क्यों नहीं विचार करते? आज हम सभ्य समाज में भी, शहरों में भी हम गरीबों को मकान बनाने के लिए पट्टे देते हैं, ज़मीन देते हैं। तो इस तरीके से अगर हमें भी चाहिए कि उनको सुरक्षित करना, हमें भी चाहिए कि उन्हें, उनके लिए अगर वो अपने लिए नहीं सोचते हैं तो हमें अपने उनके लिए ज़रूर सोचना चाहिए। उन्होंने अपना कोई भी नियम कायदा, उनके भगवान अलग हैं, उनके कानून, उनके रीति रिवाज सब कुछ अलग हैं और हम अपनी चीज़ों को उन पे लगातार थोपते आ रहे हैं। आज इतनी सदियां बीत गई, लेकिन आज हम देखते हैं कि हमने उनके ऊपर थोपा, चाहे वो स्कूल की स्कीम हो, चाहे कोई भी वेलफेयर स्कीम्स हो। हम अपनी बातें बड़े बड़े सेमिनार में, एयर कंडीशन कमरों में करते हैं, लेकिन हम कभी उनकी ज़मीन पे जाके, उनके घरों में जाके नहीं देखते हैं कि मुट्ठी भर कनकी, मुट्ठी भर अनाज से वो किस तरीके से अपना पूरे परिवार का पेट भर लेते हैं। एक पेज बना के, पेज उनका एक खाद्य पदार्थ होता है, उस पेज से पूरे घर का वो कैसे पेट पाल लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग कभी बड़ी बड़ी ऊंची जगह पे बैठे हुए कभी नहीं सोच पाते हैं। जिन्होंने सोना नहीं देखा लेकिन सोने की खदानों के ऊपर रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, बड़े बड़े माइनिंग में वही लोग काम करते हैं, लेकिन हमने कभी उनकी स्थितियों पे कभी विचार ही नहीं किया। महाराज जो थे, महाराणा प्रताप,
इतिहास में आपने पढ़ा होगा, जब वो जंगल में थे, इन्हीं आदिवासियों ने उन्हें सुरक्षा दी थी, उन्हें पेड़ पे बांध के रखा था, उन्हें दुश्मनों से बचा के रखा था। सारा दिन वो उन्हें पेड़ पे बांध के रखते थे और शाम के टाइम पे उतार के उन्हें भोजन देते थे। इस तरीके से उन्होंने उन्हें सुरक्षित किया। ये आदिवासी जो शुरू से यानी संस्कृति के साथ तो जुड़े हैं, लेकिन सभ्य समाज के साथ भी जुड़े रहे, लेकिन वो सिर्फ नींव के पत्थर ही बने रहे, इमारत नहीं बन पाए। बस्तर के महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव के ये रक्षक थे और उनको ये पालने वाले, पोसने वाले यही लोग थे। उस वक्त जब मैं बस्तर में थी तो 9 लाख आदिवासियों की संख्या थी, और जब गवर्नमेंट से, जब महाराज बस्तर की जब लड़ाई चल रही थी और वो बस्तर को स्वतंत्र करना चाहते थे, तो इन्हीं आदिवासियों ने कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे महाराजा को कुछ नहीं चाहिए, अगर हम 1-1 रुपया भी इकट्ठा करेंगे तो 9 लाख रुपए इकट्ठा होता है, हम अपने महाराज को पाल लेंगे। इतना बड़ा दम रखने वाले, इतनी बड़ी बड़ी बात कहने वाले यही आदिवासी आज बिल्कुल हाशिए पे रख दिए गए हैं। इनके बारे में हम सिर्फ सेमिनार करते हैं, कभी कोई ऐसी योजना नहीं बनाते जिससे इनका भला हो सके। हम क्यों नहीं इनको अपने बीच में शामिल करते? हम क्यों नहीं इनसे इनकी दुख दर्द को बांटते हैं? हम क्यों नहीं पूछते कि इनसे कि क्या स्कीम ऐसी कैसी कौन सी बनाई जाए जिसमें ये लोग भी शामिल हों? ऐसी स्कूल एजुकेशन हम क्यों नहीं बनाते जिसमें ये लोग पढ़ सकें? पढ़ाई से दूर भागते हैं, नौकरी से दूर भागते हैं। इन्हें समझाना भी हमारा काम है, कर्तव्य बनता है। हम इन्हें कब तक सिर्फ नाचते गवाते रहें? भोपाल पहले आते थे ये लोग नाचने 26 जनवरी और 15 अगस्त में, अब दिल्ली तक पहुंच हो गई है, यानी इनकी प्रगति इतनी हो गई है। तो इन्हें हम सिर्फ आदिवासियों को सिर्फ क्या हम एक नचाते रहें और हमारा सभ्य समाज इन्हें सिर्फ नाचता हुआ देखता रहे और सोचे कि यही हमारे आदिवासी हैं? नहीं, ये हमारे पुरखा हैं। जिस तरीके से ये जंगल को पुरखा मानते हैं, हम इन्हें अपना पुरखा मानते हैं। ये आदम और हव्वा हैं, दुनिया यहीं से शुरू हुई थी और आज भी ये लोग वहीं बैठे हुए हैं। उसी आदम और हव्वा के वेश में आप सड़कों पे इन्हें आप देख सकते हैं, मक्के की रोटी थोपते हुए, पलायन करते हुए। झाबुआ में अगर खाने के लिए नहीं है तो सब के सब भोपाल आ जाते हैं कमाई करने के लिए। बस्तर के आदिवासी तो खैर नहीं जाते, लेकिन बाकी आदिवासियों को मैंने देखा, मैंने तो आदिवासियों पे बहुत स्टडी की है, इनको पलायन करते हुए देखा जा सकता है। क्यों होता है इनका पलायन? वोटर लिस्ट में इनके नाम क्यों नहीं है? आप वोट डालते हैं, कभी आप क्यों नहीं सोचते कि ये जो पलायन करने वाले लोग हैं, इनके वोट कौन देगा? इनके बच्चों की एजुकेशन कौन करेगा? क्योंकि माता पिता पलायन करते हैं तो उनके साथ उनके बच्चे, पूरा का पूरा घर पलायन करता है, बच्चे तक पलायन करते हैं। इन बच्चों के लिए कौन सोचेगा? हमारी वो कौन सी स्कीम है जिसमें हम इनके बारे में कल सोचेंगे? इन्होंने या अगर अपना आज दिया है, हमारे अच्छे के लिए दिया है। आज हम बहुत ऊंची जगह पे बैठे हैं क्योंकि इन्होंने अपना सब कुछ हम पे निछावर किया है, हम पे विश्वास किया है, लेकिन हमने विश्वास में इनको कुछ भी लौटाया नहीं है। और आज मैं समझती हूँ कि वो वक्त आ गया है लौटाने का, और हमें उन्हें लौटाना चाहिए, उन्हें देना चाहिए। वो भी मनुष्य की तरह हैं, वो मनुष्य हैं और हमसे बेहतर हैं, उनकी मान्यताएं हमसे बेहतर हैं। हम तो आज भी पुरानी रीति रिवाजों से इस कदर जुड़े हुए हैं, लेकिन वो हमसे कई गुना आगे जा रहे हैं। आप उनके यहाँ अंतिम क्रिया में, शव यात्रा में भी महिलाओं को देख सकते हैं। हमारे यहाँ तो ये है नहीं परंपरा, वहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें तो कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि हम जो उनको पिछड़ा कहते हैं वो पिछड़े नहीं हैं, वो तो हमसे बहुत आगे हैं। सिर्फ आप क्या उनको मकान, जायदाद या धन से ही तुलना करते हैं? अगर इससे ही तुलना करते हैं तब तो वो वाकई पिछड़े हैं। और उनके आगे आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, इस पे हमें बात करना चाहिए, योजना बनाना चाहिए। हमारी सरकार को भी उनके साथ बैठ के ये सारी बातें सोचना चाहिए। और बस इतना ही कहूँगी क्योंकि मैं एक लेखक की हैसियत से ही कह रही हूँ। धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे ध्वनि कार्यक्रम बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों की सामाजिक स्थिति। व्याख्यान दे रही थी डॉक्टर मेहरुन्निसा परवेज। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राजेंद्र पांडे ने। उद्घोषक थे डॉक्टर कौशल शर्मा। कार्यक्रम का संपादन और निर्देशन किया अमर बहादुर यादव ने। इस कार्यक्रम का निर्माण और प्रस्तुतिकरण मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा किया गया।